Unparalleled and unprecedented, fearful, horrible true story of flight number 571 by Ali Wali Memories YouTube channel। 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई मुल्क में एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज़ जा रहा है चिली मुल्क के दारुल हुकूमत सिंथियागो में। इस तैयारे में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स जिनकी तादाद 45 है। उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आम तौर पर यूरुग्वाई से सिंथियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का वक्त ही लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला एंडीज़ माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज़ माउंटेन रेंज दुनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय के पहाड़ों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पर मौजूद हैं। यही खूबसूरत पहाड़ियां हमारी कहानी में इन मुसाफिरों के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन एंडीज़ माउंटेन रेंज पहाड़ों में तूफान आता है, जिसकी वजह से त्यारा आगे नहीं जा पाता। पायलट फैसला करते हैं कि वो अर्जेंटाइन के शहर मेंडोजा में एक रात रुक जाएंगे और अगले दिन सफ़र का आगाज़ करेंगे। एक रात रुकने के बाद 13 अक्टूबर 1972 2:18 जहाज़ दोबारा टेक ऑफ करता है। पायलट्स ने देखा कि मौसम साफ़ हो गया है, तो अगले 1 घंटे के लिए सफ़र काफ़ी अच्छा और सुहाना रहा। 3:21 पायलट्स त्यारे को डिसेंट करवाने लगे। ये प्लेन सिंथियागो के बहुत करीब पहुंच चुका था, मगर अभी भी करीबी पहाड़ियों सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस शहर के करीब ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं। नीचे उतरते वक्त जहाज़ में भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती हैं और जहाज़ हिलने लगता है। इसी वक्त बादल जहाज़ को घेर लेते हैं और चारों तरफ बादल ही बादल आ जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग एमरजेंसी लाइट ऑन हो जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मुसाफिर सीट पर बैठे रग्बी प्लेयर्स बहुत नडर हैं और मजाक बनाते हैं इन टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच में एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और फिर देखता है कि पहाड़ी बहुत करीब है। यूं ही ये पहाड़ बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज़ करते हैं कि पहाड़ी सामने और करीब है। इमीडिएटली वो पैनिक में आकर जहाज़ को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड इल्यूजन अलार्म बड़ी तेज़ी से बजने लगता है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं उस पहाड़ से ऊपर बच निकलने के लिए, मगर अफसोस अब बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज़ का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त जहाज़ का पूरा हिस्सा अलग हो जाता है और पिछली 3 सीटों पर बैठे मुसाफिर हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। कुछ और सेकंड तक ये जहाज़ ऊपर जाता रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन से जहाज़ का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर भी जहाज़ से नीचे गिर जाते हैं और अब जहाज़ का फ्रंट पोर्शन ही बचता है, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर से टकरा जाता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जहाज़ स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे जाकर फाइनली पहाड़ी से टकरा जाता है। जहाज़ में सब कुछ तहस नहस हो गया। पैसेंजर सीटें जहाज़ के ग्राउंड बेस से टूटकर बाहर जा गिरती हैं। जहाज़ का कॉकपिट पूरे तरीके से टूट जाता है और दोनों पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये जहाज़ अब एंडी माउंटेन रेंज की अनजान पहाड़ियों पर 3570 मीटर की बुलंदी पर टूटा हुआ पड़ा था। हैरानगी की बात यह है कि अभी 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि इनमें से काफ़ी लोग शदीद ज़ख्मी हैं और ये भी नहीं जानते कि ये कहाँ पर अटके हुए हैं। पता चलता है कि ये जहाज़ अपने प्लान्ड रूट से 80 किलोमीटर दूर पड़ा था, मगर सर्वाइवर की दर्दनाक कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। दोस्तों, ना तो वो लोग उस वक़्त इमेजिन कर सकते थे और ना इस वक़्त आप इमेजिन कर सकते हैं। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers कि इन जिंदा बच जाने वालों के साथ आगे क्या हुआ, ये है दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिनको ज़्यादा चोटें नहीं पहुंची थी। पहले थे 19 साला रॉबर्ट क्रेंजा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, इसलिए ये ज़ख्मियों को फर्स्ट एड देना शुरू कर देते हैं।
ये देखते हैं कि कुछ पैसेंजर को काफ़ी शदीद चोटें लगी हैं। इनमें से एक पैसेंजर फर्नांडो प्राडो जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में है। दोनों मेडिकल स्टूडेंट ने जितनी हो सकती थी इनकी मदद की और जख्मियों को कुछ हद तक राहत मिली। दूसरी तरफ इस जहाज़ के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही द चिलियन एयर रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज़ तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर को सर्च करने के लिए। सुबह से शाम तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन को कंक्लूड करते हुए एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और अनसक्सेसफुल जगह पर जाकर क्रैश हुआ होगा। प्रॉब्लम ये थी कि यह हवाई जहाज़ वाइट कलर का था और ऐसी जगह क्रैश किया था जहां चारों तरफ वाइट स्नो और आइस मौजूद थी। पर हर बर्फीली पहाड़ियों पर इसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बहुत होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी तरीके से यहाँ एक रात गुजार लें, ठंड से बचने का तरीका ढूंढ लें। अगले दिन तो उनको कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 जख्मी पैसेंजर सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइवर का नंबर अब 33 से होकर 28 रह गया था। इन जिंदा बचे लोगों ने जहाज़ की बची कुची बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। सर्वाइवर सीटों और दीगर जहाज़ के सामान और बर्फ़ वगैरह के इस्तेमाल से प्लेन जहाज़ के पिछले हिस्से को क्लोज़ करते हैं ताकि अंदर गर्म रहे। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटाइन, चिली और यूरुग्वाई के ममालिक से 11 अलग अलग जहाज़ सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। उन्होंने जो सर्च एरिया चूज़ किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर क्रैश जहाज़ की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर को आइडिया आया कि लिपस्टिक से SOS लिखते हैं, मगर लिपस्टिक कम पड़ जाती है। फिर वो ब्रीफकेस जोड़कर क्रॉस का निशान बनाते हैं ताकि सर्च जहाज़ उनको देख लें, लेकिन ये आइडिया भी बेसूद रहा। उस दिन उनको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जहाज़ अपने ऊपर उड़ते नज़र आए। ये चिल्लाकर हाथ फैलाकर पूरी कोशिश करते रहे कि सर्च हवाई जहाज़ इनको देख लें, लेकिन ऐसा नहीं होता और एक और दिन इसी तरह नाकाम कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। एक पैसेंजर फीटो स्ट्रोच पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मीटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलार कलेक्टर के तौर पर, जिससे धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ़ को मेल्ट किया जा सके, और वह बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन की बोतलों में। इस तरह कुछ पैसेंजर सीट पर लगी हुई जो गद्दियाँ थी उन्हें स्नो शूज़ के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। 16 अक्टूबर जहाज़ क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो कोमा से जाग उठते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी माँ गुजर गई है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी 19 साला बहन इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। फर्नांडो प्राडो अपनी बहन को ज़िंदा रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, इनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, मगर क्रैश के 8 दिन बाद इन सख्त चोटों की वजह से इनकी बहन भी गुजर जाती है। इनमें से ज़्यादातर पैसेंजर समंदर किनारे रहने वाले थे। उन्होंने इससे कबल ऐसी बर्फ़ कभी नहीं देखी थी और अब अचानक 30 मनफी सेंटीग्रेड पर बगैर खाना पानी के यहाँ सर्वाइव कर रहे थे। इन्हें बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत स्लो ब्लाइंडनेस की भी थी। जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ और स्नो पर रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जबकि इनके पास सिर्फ 3 चश्मे थे। 21 अक्टूबर 1972 सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिनों में किसी सर्वाइवर का अता पता नहीं चला तो कोई फ़ायदा नहीं सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का, क्योंकि किसी के ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान ना है। 142 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान सर्वाइवर को ट्रांसिस्टर रेडियो सीटों के दरमियान में से पड़ा मिलता है। रग्बी प्लेयर सर्वाइवर रॉय हॉर्ली इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट थे जो इस रेडियो को ऑन करने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत हाई लॉन्ग एंटीना बनाते हैं। इनकी एफर्ट की वजह से रेडियो काम करने लग जाता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था।
बाहर की चीज़ें सर्वाइवर सुन सकते थे, मगर खुद से कोई मैसेज ये बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल टूट जाता है, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोग गॉड से प्रेयर करने लगते हैं। फर्नांडो प्राडो अकेले थे जिन्होंने इस खबर को सुनने के बाद ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, world is alive and they consider you dead. क्योंकि इनके दिल में कोई और ही प्लान चल रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवर को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी थी। वैसे भी इनके पास शुरू से ही ज़्यादा खाना नहीं था। सिर्फ 8 चॉकलेट्स बार्स, 1 टीन मसल्स, 3 छोटे डब्बे जार्स, जैम, 1 बादाम का डब्बा, कुछ खजूरें प्लस कैंडीज़ मौजूद थी। ड्रायर प्लम्स और वाइन की कुछ बोतलें थीं। क्रैश के कुछ दिन बाद ही उन्होंने इस सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते थे। प्राडो ने तो सिर्फ 1 मूंगफली का चॉकलेट कवर दाना 3 दिनों में खाया, क्योंकि खाना बिल्कुल ख़त्म होने लगा था। 3570 मीटर की बुलंदी पर यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही किसी किस्म का कोई जानवर था जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना ख़त्म हो गया था और कुछ लोगों ने जहाज़ के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश की, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन और सीटों के ऊपर लगे लेदर को खाने की कोशिश की, जिससे वो बीमार होने लगे। ऐसी सिचुएशन में जब भूखा मरने के सिवा कोई ऑप्शन ना बचा था, तो इन सर्वाइवर ने कुछ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया ज़िंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और ख़ानदान के लोगों की मुर्दा बॉडीज़ को खाने के अलावा और कोई रास्ता ना है। ये फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि ये डेड बॉडीज़ ज़्यादातर दोस्तों, क्लासमेट्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स की थी। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. ये आइडिया पहले कनेसा को आया। उसी ने पहले डेड बॉडी का गोश्त खाना चाहा। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश की जिनको बिल्कुल ये गोश्त हजम नहीं हुआ और उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। और कोई ऑप्शन ना दिखा तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16वें दिन सर्वाइवल के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेज़ी से कम हो रहा था। इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ना था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात बद से बदतर हो गए थे। फिर उस रात बड़ी गरजती हुई आवाज़ इन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवालांच आ गया है। बर्फ़बारी पहाड़ी से इतनी तेज़ी से गिरती है कि जहाज़ के इस टुकड़े के हर तरफ भर जाती है, जिसमें तमाम सर्वाइवर्स बहुत बुरी तरह फंस चुके होते हैं। आठ लोग बर्फ में दम घुटने की वजह से मारे जाते हैं, बाकी 19 बचते That हैं। Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। प्राडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हुए बर्फ में होल बना देते हैं, जिससे कुछ वेंटिलेशन आती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद कर टनल बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही इन्हें नज़र आता है कि बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है और ज़िंदा रहने के लिए वापस उसी बर्फीली गार में बैठना ही समझदारी है। अगले 3 रोज़ तक सर्वाइवर उसी गार में फंसे बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये सरफेस पर वापस आते हैं तो मौसम साफ़ होता है और ये बच्चे कुछ लोग बाहर निकलकर ये रियलाइज़ करते हैं कि इन्हें कोई भी यहाँ बचाने आने वाला नहीं। अगर इन्हें यहाँ पर ज़िंदा रहना है तो इन्हें खुद एफर्ट करना होगी। यहाँ क्रैश साइट पर बैठकर मदद की उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मरना या तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरें। कनेसा, प्राडो और विजिंटन सबसे मजबूत सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि इन तीनों को खाने का राशन ज़्यादा दिया जाए, गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि यही लोग बाहर निकलकर पैदल चलते हुए मदद का सुराग लगाएंगे। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाज़ा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने स्टेटमेंट दी थी कि इनके जहाज़ ने कोरिगो शहर को क्रॉस कर लिया है, तो इन लोगों ने वेस्ट साइड पर चलने का फ़ैसला किया ताकि चिली मुल्क के कुछ कंट्री साइड के कुछ एरिया में चले जाएं, लेकिन इनका अंदाज़ा बहुत गलत निकला। पायलट को शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो प्लेन को कहाँ लेके जा रहा है। असल में इनकी क्रैश साइट एंडीज़ पहाड़ियों के 99 किलोमीटर ईस्ट में थी।
फिर भी इस बात से अनजान कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, एनर्जी बिल्डअप करते हैं और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं ज़िंदगी की तलाश में। घंटों तक इसकी सिमत में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज़ का पीछे का टुकड़ा मिल जाता है। उसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस, चॉकलेट के बक्से, 3 मीट पैटीज, रिम बॉटल्स, एक्स्ट्रा क्लॉथ, कॉमिक बॉक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो स्टेशन सिस्टम, एक ऐसा रेडियो ना सिर्फ जिससे इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती थी बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता था। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात गुजारी जाए। अगले रोज़ ये थोड़ा और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश की जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज़ से कुछ बैटरियां निकालने की कोशिश करें ताकि रेडियो को चलाया जा सके, फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ऐसी बड़ी बैटरी भी मिली, लेकिन ये बहुत ही भारी थी, इन्हें उठाकर क्रैश प्लान तक नहीं जाया जा सकता था। तो यहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं पर चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये हेली की मदद लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट थे, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम ना कर सका। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी इनके पास थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इसे कनेक्ट करने का इनके पास कोई ज़रिया ना था। कुछ दिन तक ये रेडियो चालू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ही इन्हें पता चलता कि कोई और रास्ता नहीं है, ज़िंदा बचना है तो वेस्ट की जानब पैदल चलना पड़ेगा। 11 दिसंबर 1972 जहाज़ क्रैश के 59वें दिन एक बहुत बड़ा बर्फ़ का तूफ़ान आ जाता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। I was trapped completely by the snow in the avalanche, and it's the most deadly silence you may imagine. I couldn't move. और बचते हैं अब सिर्फ 16 सर्वाइवर्स। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में रात को कैसे सरवाइव किया जाए। सर्वाइवर्स में 18 साल का लड़का कार्लोस था। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से स्यू करने का तरीका सिखाया था। वो अपने साथ अपनी नीडल स्यू किट लेकर आया था। इसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम साथ में स्टिच कर दें और एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना लें। Insulation, you can make a sleeping bag. But I not only had the idea, I made it myself. यही किया जाता है। अब अगला दिन 12 दिसंबर 1972, 2 माह हो चुके हैं जहाज़ को क्रैश हुए। ये 3 बहादुर आदमी कनेजा, प्राडो और वॉशिंगटन निकल पड़ते हैं बगैर किसी माउंटेन गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने के लिए। The only certain thing was to the west was Chile. मगरब की तरफ जाने का मतलब था पहले पहाड़ी के ऊपर जाना और फिर नीचे दूसरी तरफ जाना। इन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ चंद किलोमीटर चलकर मदद को ढूंढ लेंगे, जबकि उन्होंने 3 दिन की मीट की खुराक साथ ली हुई थी। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up, you might be using your hands and your feet, you're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step. प्राडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए था और टी-शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर पहने हुए था और पैरों में 4 जोड़े जुराबें पहने हुई थी। इसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया हुआ था। ठंड से इनकी इतनी बुरी हालत थी। इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था और कोई कैंपस नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतनी बुलंदी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पहाड़ी पर चढ़ते रहे। उन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया हुआ था वो रात को काम आता था। दिन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पहाड़ी के पर चढ़ना शुरू हो जाते। ये तीनों इस स्लीपिंग बैग में करीब करीब होकर सोते थे। सूरज निकलते ही ये चलना शुरू कर देते थे। ये कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथे दिन की सुबह इन्हें पता चलता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि रास्ते तो ख़त्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंगटन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम ज़रूरत पड़े।
15 दिसंबर 1972 विस्टन वापसी का रास्ता पकड़ता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा रास्ता डाउनहिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को स्ले के तौर पर इस्तेमाल करता है और 1 घंटे में क्रैश जहाज़ के पास वापस आ जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे। सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। प्राडो और कनीसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ियाँ चढ़ते रहते हैं। चढ़ते चढ़ते पहाड़ की पीक पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। I couldn't breathe, I couldn't speak, I couldn't even think because what we saw was horrible. Instead of green valleys, we saw mountains and snow-covered peaks 360 degrees around us, to the horizon all around us. प्राडो अपने साथी के साथ पहाड़ों का सफ़र जारी रखता है और गार्ड से प्रेयर भी करता रहता है कि कहीं उनको इंसानों के आबादी के कोई आसार नज़र आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न हॉरिज़न में इन्हें 2 पहाड़ दिखाई देते हैं जिन पर बर्फ़ नहीं होती। ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें इसी सम्मत अपना सफ़र जारी रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। प्राडो और कनेसिया कई दिन तक सख्त मौसम में हाइकिंग करते रहते हैं। आखिरकार वो एक वादी में पहुंचते हैं जहां नदी बह रही होती है और इन दोनों में ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। दोनों नदी के साथ साथ अपना सफ़र जारी रखते हैं। दोनों सख्त मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ों का मुकाबला करते हैं। 20 दिसंबर 1972 आखिरकार 9 दिन रात के कठिन सफ़र के बाद इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती हैं। ये दोनों इतने थक चुके थे कि अब इनसे ज़रा भी नहीं चला जा रहा था। तभी नदी के दूसरे किनारे पर घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। प्राडो चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज़्यादा था कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। लेकिन बाई चांस उनमें से एक शख्स प्राडो और कनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो कहता है कि मैं कल आऊँगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और अपने साथ कागज़ और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है और नदी के दूसरे किनारे फेंकता है। प्राडो को पहली बार मौका मिलता है अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का। प्राडो इस कागज़ पर लिखते हैं, मैं इस जहाज़ से हूँ जो पहाड़ियों में गिरा था। मैं यूरुग्वायन हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे ज़ख्मी दोस्त जहाज़ क्रैश साइड में मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की ज़रूरत है। हम नहीं जानते हमें कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाने को चीज़ नहीं है। हम कमज़ोर हैं। हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। हम प्लीज़ हमें बचा लो। हम कहाँ पर हैं? दूसरी तरफ इस पैगाम को रिसीव करने वाला चिली का एक किसान सर्गियो कटालान है। वो इस नोट को पढ़ता है और इन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया है। अपने दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे मालूम हो जाता है कि हाँ, 2 माह कबल खबर सुनी थी कि एक जहाज़ एंडीज़ माउंटेन रेंज में गिरकर क्रैश हुआ है। जब इनको रियलाइज़ होता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पहले प्लेन क्रैश में अभी भी लोग जिंदा हैं। सर्गियो ब्रेड का टुकड़ा नदी की दूसरी तरफ फेंकते हैं और अगले 10 घंटे तक ये वेस्ट की डायरेक्शन में घोड़ा दौड़ाते रहते हैं। इंसानों के किसी भी गांव या बस्ती से ये अभी भी इतने दूर थे। ये दिल दहला देने वाली कहानी असल में अनबिलीवेबल थी। सांतियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर को कॉन्टैक्ट किया जाता है। इसी दौरान प्राडो और गनेसिया को किसान घोड़े की मदद से लोस मार्टिनस शहर में ले आते हैं। यहाँ पर फाइनली इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में ये दुश्वार बर्फीली पहाड़ियों पर 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। गनेसिया अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे। अब इनका वजन सिर्फ 45 किलो बचा था। जैसे ही इनकी कहानी के किसी लोगों को पता चलते हैं, यह इंटरनेशनल खबर बन जाती है। चिली एयरफोर्स इमीडिएटली 3 हेलीकॉप्टर भेजती है ताकि सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाए।
आर्मी ऑफिसर प्राडो और ग्नेसा का इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है कि प्राडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में माप रहे थे कि वो कहाँ कहाँ हाइक करते आए हैं। आर्मी ऑफिसर इन्हें हेलीकॉप्टर में उठाकर ले जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और नक्शा की मदद से फाइनली आर्मी ऑफिसर्स को सर्वाइवर्स की लोकेशन का पता चल जाता है। 22 दिसंबर 1972 जहाज क्रैश के 70 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू के 2 हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल 16 सर्वाइवर्स यहां रेस्क्यू किए जाते हैं। इन सर्वाइवर्स की हालत बहुत ख़राब थी। अल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, माल न्यूट्रिशन, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं। कहानी दुनिया के लिए सबक है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र और इंसानियत है तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। आप चाहे तो ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो बाज़ार नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं। Where there is a will, there is a way। और इसीलिए इस डिज़ास्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, The Miracle of the Andes। At the end, struggle is the another name of life from Ali Wali YouTube channel। Please like, share and subscribe our YouTube channel। Thank you very much।